नमस्कार, मैं मयूरी पांडे रफ्तार न्यूज़ की इस विशेष पेशकश स्वास्थ्य की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपनी सेहत को लेकर हम में से बेहद से लोग तब जागते हैं जब दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ विशेषज्ञ हमें हमारी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल बदलने पर जोर देने कहते हैं। लेकिन देखा गया है कि बेहद से लोग आगाह करने के बावजूद डरते नहीं हैं, और विशेषता अगर बात करें महिलाओं की तो उनके क्या ही कहने। घर से लेकर दफ्तर तक बड़ी बड़ी चुनौतियों से निडर लड़ने वाली महिलाएं अपने ही स्वास्थ्य को कई बार नजरअंदाज करती है। उनको लगता है सब ठीक है, जीवन तो ऐसे ही चलेगा। पर क्या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जानलेवा साबित हो सकता है? शायद हाँ। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं शहर के प्रतिष्ठित ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नम्रता मनसरिया जी से, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य की बात इस शो में। थैंक यू सो मच मयूरी जी। डॉक्टर, क्योंकि हम आज महिलाओं के बारे में विशेषता बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का जिक्र मन में होता है। तो पिछले कुछ वर्षों के रिसर्च से ये साझा हुआ है कि यह मामलों में तेज़ी देखी जा रही है। तो ऐसे में लाजमी इस विषय पर बेहद विस्तार से बात हो, तो हम इसको हर पहलू को कोशिश करेंगे समझने की। तो हम आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर, यदि ब्रेस्ट में, जिसे हम लोग स्तन कहते हैं, यदि गांठ हो जाए या फिर किसी तरह का ब्रेस्ट में दर्द हो, पेन हो, तो क्या हमें समझ लेना चाहिए कि ये शुरुआत है ब्रेस्ट कैंसर की? मयूरी जी, शुरुआत जो आपने की है कि ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन बहुत ही आम हो गया है, ये बिल्कुल सही बात है। 10 साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात यह है कि आज के दिन हमारे पूरे देश में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में हो चुका है। और झारखंड की अगर बात करें तो यस, आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। बट और भी दुखद बात यह है कि हमारे प्रदेश में महिलाएं जो आती हैं हमारे पास, यूजुअली स्टेज 3 या स्टेज 4, मतलब कि एडवांस्ड कैंसर्स लेके आ रही हैं हमारे पास। तो इस आपके माध्यम से, रफ्तार के माध्यम से हमें बहुत खुशी है कि हम शायद कुछ जागरूकता इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता सके। आपने जो सवाल पूछा मुझसे कि गांठ या दर्द, तो हम एक गांठ के बारे में अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में गांठ सबसे कॉमन सिम्टम होता है। लेकिन हम इस कैंसर के सिम्टम के बारे में विस्तार में आपसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में ये बता दूं कि हर गांठ कैंसर नहीं होता है। हार्डली 10% गांठ, महिलाओं को अगर गांठ महसूस होती है ब्रेस्ट में, तो हार्डली 10% गांठ कैंसर हो सकता है। बट ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हर महिला को अपना स्तन का एग्जामिनेशन, अगर कभी गांठ महसूस हो रही है तो वो अपने स्तन का एग्जामिनेशन किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कराए, उसे अनदेखा ना करें। डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या स्तन कैंसर के कुछ विशेष लक्षण भी है? जी, और ये बहुत ज़रूरी है बताना भी, और हर महिला को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो विशेष लक्षण है वो आप हर महिला को पता होना चाहिए। सबसे कॉमन लक्षण जो है वो है गांठ। स्तन में या अंडर आर्म्स में, जिसे हम काक कहते हैं, अगर कोई भी गांठ महसूस हो रही है तो उसे अनदेखा नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर वो गांठ बड़ी हो रही है मयूरी जी, उसको ध्यान रखना है। स्तन का गांठ जो बड़ा हो रहा है और जिसमें दर्द नहीं है, ये और एक विशेष बात है। हमारे पास महिलाएं लेट इसलिए आती है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि स्तन में गांठ है, स्तन में गांठ बड़ा हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं था उसमें। तो याद रखिए कि शुरुआती कैंसर के गांठ में दर्द नहीं होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम होता है कि कोई भी गांठ जो बड़ा हो रहा है और दर्द नहीं है, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो सबसे कॉमन लक्षण तो गांठ हो गया। दूसरा लक्षण ये होता है कि निप्पल के आकार में अगर कोई बदलाव दिख रहा है, निप्पल अगर अंदर की तरफ जा रहा है, कोई भी नया बदलाव अगर निप्पल में दिख रहा है तो उसे भी अनदेखा ना करें। निप्पल से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई प्रसाव हो रहा है, जैसे कि खून, दूध, पानी, कोई भी रंग का अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी एक अहम सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। एक और सिम्टम जो बहुत कॉमन नहीं है बट हो सकता है कि निप्पल पे अगर स्किन के, जो उसके स्किन होता है उसमें अगर कोई चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब कि खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है या लालिमा हो रही है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये 4 सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है।
जैसे डॉक्टर आपने कहा कि झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है काफ़ी लेट आपके पास पहुंचती है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में आती है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ कैंसर क्या क्या होते हैं? ठीक है। सबसे पहले बहुत ही सरल तरीके से मैं अगर समझाना चाहूँ तो कैंसर में 4 स्टेजेस होते हैं, सिर्फ 4 स्टेजेस ही होते हैं। एकदम शुरुआती स्टेज जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के अगर बारे में सिर्फ बात किया जाए तो कैंसर सिर्फ स्तन में ही सीमित रहता है। स्टेज 2 में स्तन कैंसर का जो साइज़ होता है, गांठ का जो साइज़ होता है, वो यूजुअली 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है या काख में गांठ महसूस होने लगती है। स्टेज 3 में साइज़ और बड़ा होता है और स्टेज 4 क्या होता है, जिसे हम एडवांस्ड कैंसर कहते हैं या मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। इसमें कैंसर बॉडी के बाकी विभिन्न भागों में स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमनली जब स्प्रेड करते हैं या तो फेफड़े में स्प्रेड करता है या हड्डियों में स्प्रेड करता है। इसलिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने के लिए कि अगर हम अर्ली स्टेज में एकदम छोटे कैंसर को आइडेंटिफाई कर लें तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर स्टेज 4 पे जो कैंसर फैल गया है विभिन्न भागों में, उनको ट्रीट करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा। तो ये सारी जागरूकता, ये सारी मेहनत हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पेशेंट्स जल्दी हमारे पास आ सके। स्टेज 1 या 2 में अगर हम डायग्नोसिस कर पाएँ तो हम बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उनको और बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम उन्हें दे पाएंगे। ओके, तो आपका कहना ये है कि अगर शुरुआती तरीके से अगर जांच हो जाए कैंसर की, स्तन कैंसर की, तो इससे बचा जाना बहुत आसान हो सकता है, आसान तरीके से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मयूरी जी, आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर का इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतने अच्छी सर्जरीज, इतने अच्छा कीमोथेरेपी। तो जैसा कि आपने बताया डॉक्टर की शुरुआती अगर अवस्था में पता चल जाता है ब्रेस्ट कैंसर तो उसका इलाज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल मयूर जी, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है ना कि अगर कैंसर सिर्फ छोटी सी साइज़ का कैंसर हो जो स्टेज 1 या 2 में हम आइडेंटिफाई कर सके और उसका ट्रीटमेंट कर लें, वो बहुत ही अच्छा हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। बट अगर यही पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आए जिसमें कि कैंसर विभिन्न भागों में अगर फैल गया हो, तो उसे ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इतनी मेहनत हम मिलके कर रहे हैं, इतनी जागरूकता हम फैला रहे हैं ताकि हमारे पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन बहुत आम है, लेकिन पेशेंट अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाए तो हम बिल्कुल बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 98% लाइफ सर्वाइवल हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर अब हम जानना चाहेंगे, कभी कभी जैसे इस स्टेजेस पे हम लोग कौन से स्टेज पे है या फिर ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हो रही है या नहीं, तो ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो होती है तो वो किन महिलाओं को करानी चाहिए और ये कब करानी चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो होती है, कम से कम 50 साल की महिलाओं को आइडियली हर साल एक मैमोग्राफी करानी ज़रूरी होती है। मैमोग्राफी के बारे में बता दूं तो मैमोग्राफी एक बहुत ही सिंपल एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। काफ़ी महिलाएं घबराती हैं मैमोग्राफी से, उन्हें डर लगता है कि नहीं मैमोग्राफी में पता नहीं क्या होगा, उन्हें दर्द होता है। बट आज के दिन इतने अच्छे मशीन्स अवेलेबल हो गए हैं कि बस एक स्कैन होता है ब्रेस्ट का, जिससे कि एकदम शुरुआती कैंसर के लक्षण को भी हम देख सकते हैं स्कैन पे, और अगर कुछ भी डाउट हो तो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक ज़रूरी होता है कि हर महिला जो 50 साल की हो गई है उसे साल में एक बार, और साल में एक बार नहीं करा सकते तो 2 साल में एक बार कम से कम एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं। और जो यंग महिलाएं हैं 30 साल की, 40 साल की, अगर कभी कोई डाउट है तो एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो अगेन ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। और 40 से 50 साल की महिलाओं को यूजुअली हम लोग मैमोग्राम भी करवाते हैं और साथ पे अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, और मिल के एक रिपोर्ट तैयार होती है जो हमें एकदम क्लियर बता सकती है कि इसमें कोई कैंसर का लक्षण है या नहीं। ओके, तो मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपने जैसे बताया, तो काफ़ी ये मिथ भी है कि क्या कहीं इसमें तो रेडिएशंस नहीं होते हैं? जितना रेडिएशन हम अपना फ़ोन देखने में या हमारे दिनचर्या के एक्सपोजर के रूटीन से जितना हमें एक्सपोजर मिलता है, उससे कहीं कम एक्सपोजर अगर आप साल या 2 साल में एक मैमोग्राम करवाएंगे तो उससे कहीं कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है। अच्छा। मैमोग्राम की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बहुत सारी बातें मैमोग्राम के अगेंस्ट कही गई है, बट हमने देखा है कि इट कैन सेव लाइव्स, हम जान बचा सकते हैं, तो बिल्कुल कराना ज़रूरी है। रेडिएशन से इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिनमें महिलाओं के स्तनों से रिसाव हो रहा है, जैसे कि आपने बताया, तो ये कितना गंभीर हो सकता है? जो रिसाव के बारे में हम बात कर रहे थे मयूरी जी, अगर निप्पल से कोई रिसाव हो रहा है, जैसे कि खून का रिसाव हो रहा है, स्पेशली खून या क्लियर पानी, ये अनदेखा नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। वो इनफैक्ट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं जब आपके सिर्फ निप्पल से खून निकलना शुरुआत है। तो अगर कोई भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उसे अनदेखा ना करें प्लीज। ओके, तो डॉक्टर, गैलेक्टोरिया और ब्रेस्ट एब्सिस में क्या फ़र्क होता है? गैलेक्टोरिया, जब माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को और दूध के अगर दूध जो निकलता है निप्पल से वो नॉर्मल है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बिना फीडिंग के भी अगर दूध निकल रहा है स्तन से तो उसे गैलेक्टोरिया कहते हैं। अगेन वो सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर का नहीं होता है, लेकिन उसे ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है। उसमें और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मेडिकल रीजंस, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक ट्यूमर हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं गैलेक्टोरिया के, बट कोई भी रिसाव उसे अनदेखा ना नहीं करें। करना है। और ब्रेस्ट एब्सिस भी उसी का ब्रेस्ट एब्सिस यूजुअली देखा गया है महिलाएं जो दूध पिलाती हैं। सो अगर हम इसके बारे में बात करें, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, और पिलाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि दूध अगर स्तन में जमा हो जाता है और इन्फेक्शन उस पर हो जाए तो ब्रेस्ट एब्सिस बहुत कॉमनली, सो ये दूध पिलाती हुई महिलाओं को बहुत कॉमनली देखा गया है कि ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है। हो सकता है जी। तो ये सब करने के लिए डॉक्टर, अगर हम खुद से एग्जामिन अगर अपने आप को कर सके, जिसे हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कह सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? और आमतौर पर अगर स्वच्छता रखने की बात करें तो स्तन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां हम लोग बरत सकते हैं? सबसे पहले मयूर जी, हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगेन महिलाओं को सबको पता होना चाहिए कब करते हैं। अगर महीने आपके जो मानसिक डेज ख़त्म होने के बाद, मेंस्ट्रुएशन के 1 हफ्ते के बाद, दैट इज़ द राइट टाइम कि आपको उस समय ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। देखना क्या है, ये सारे सिम्टम्स जो हमने बताए थे, स्पेशली गांठ और निपल से अगर कोई डिस्चार्ज है। और कैसे करते हैं? अपना फ्लैट ऑफ द हैंड से करते हैं। सो मयूरी जी, ये जो हैंड का फ्लैट है, इससे पूरे ब्रेस्ट को चेक किया जाता है और अंडर आर्म्स को चेक किया जाता है। हार्डली 5 मिनट लगता है, बट हर महीने करनी ज़रूरी है। ये महिलाएं नहाते वक्त भी कर सकते हैं, हाथ में साबुन लगाए और अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन और अपने अंडर आर्म्स का एग्जामिनेशन कर ले। बस ये हार्डली सेकेंड्स की बात है, लेकिन अगर हर महीने किया जाए तो कोई नया गांठ या कोई नया चेंज जो ब्रेस्ट में हो रहा है वो आप इमीडिएटली पता कर पाएंगे। और अगर कभी भी ऐसा लगे कि ये तो नया गांठ है, मैंने कभी पहले फील नहीं किया है, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे। बहुत सही। एक और बात स्तन कैंसर के बारे में खुलकर आती है कि विश्व में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है स्तन कैंसर। यही नहीं बल्कि कुल कैंसर के मामलों का 25% भी है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। तो डॉक्टर, स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले कारक क्या होते हैं? आज के दिन में सबसे कॉमन, एक तो ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न क्या है वो आज तक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसे बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। बट कॉमनली जो देखा गया है, एक है जेनेटिक्स, जिसे हम जीन में कोई खराबी कहते हैं। जीन में खराबी, सबसे कॉमन जीन्स जो होता है वो है BRCA1 और BRCA2 जीन्स, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स, जो एंजेलिना जॉली को भी था डिफेक्ट। नाउ उसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स का बदलाव, कुछ महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत लंबे समय तक लेती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लंबे समय तक लेती हैं, ये बॉडी को हानिकारक हो सकता है। तीसरी चीज़, दूध, माँ का दूध सिर्फ बच्चे को ही फ़ायदा नहीं करता है, माँ को भी स्तन कैंसर होने से बचाता है। तो इसलिए हम बहुत प्रमोट करते हैं कि कम से कम साल भर तक अपने बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाएं। और अदर देन दैट, हमारा जो नेचुरल लाइफस्टाइल हो गया है, हमारे जो खान पान हो गए हैं, हमारे जो स्पेशली ओबिसिटी, मोटापा जिसे हम कहते हैं, वो हर कैंसर का एक कारण है और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। तो मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें और हमारे आसपास जो पोल्यूशन है, ये सब कुछ मिला के ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी जी, मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं
उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं पिया, उन्होंने अपने बच्चों को दूध भी पिलाया है, उनके परिवार में किसी को कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है। फिर भी उन्हें जब हम कैंसर डायग्नोस करके हम बताते हैं कि हाँ आपको कैंसर है, तो एक ही सवाल होता है, मुझे क्यों हुआ। और दुख की बात यह है कि हमारे पास जवाब नहीं है। साइंस में अभी तक क्लियर जवाब नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसर्च चल रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर जैसे आपने बताया, जब आप पेशेंट को, तो आप ये न्यूज़ ब्रेक कैसे करते हैं कि जिसे मान लीजिए कोई स्मोकिंग भी नहीं कर रहा हो, कोई ड्रिंकिंग अल्कोहल किसी चीज़ की आदत नहीं हो, एकदम अच्छा लाइफस्टाइल कोई जी रहा है, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से वो जी रहा है, और अचानक से अगर इस तरह से कोई अगर विशेष लक्षण उनको देखे गए हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोचकर कि शायद ये कुछ नॉर्मल होगा, शायद ये कैंसर की तरफ हमें नहीं ले जाएगा, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो ये हाउ डू यू ब्रेक दिस न्यूज़ टू द पेशेंट? मयूरी जी, जब हम चेक करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही काफ़ी हद तक पेशेंट्स में हमें समझ में आ जाता है कि ये कैंसर जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद जांच की ज़रूरत होती है। जांच में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैमोग्राम एक बहुत ही ज़रूरी जांच होता है, या फिर अल्ट्रासाउंड। उसको करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी एक बहुत ज़रूरी जांच है, और बायोप्सी जब तक बायोप्सी में कैंसर ना बोला जाए तब तक कैंसर हम पेशेंट को नहीं बोलते हैं। बायोप्सी में है जब कैंसर आता है तभी वो कैंसर कंफर्म होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, बायोप्सी क्या होती है और क्यों लोगों को इतना डर लगता है। बट अभी जो आपका सवाल था कि जब कैंसर का पता चलता है आप पेशेंट को कैसे बताते हैं, तो एज अ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट मेरा रोज का काम है, लेकिन वो जो पेशेंट मेरे सामने बैठा है उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, और मैं ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए भी। तो ये हमें समझना होता है कि सिर्फ पेशेंट को बताना ज़रूरी नहीं है, उसके पूरे परिवार को पता होना चाहिए, लेकिन विद कंसेंट। तो और कई बार पेशेंट्स के रिलेटिव ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम पेशेंट को मत बताइए, क्योंकि शायद पेशेंट इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाए, सह नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर से लोग बहुत घबरा जाते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जब ट्रीटमेंट होती है या पेशेंट जब पहली बार घुसता है क्लिनिक में, उसे कहीं ना कहीं पता रहता है। पेशेंट से छुपा के ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट आखिरकार पेशेंट का होना है। तो पेशेंट को जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पेशेंट को अगर आप समझा के, उनको बता के, उनको सब कुछ क्लियरली बता के कि ये प्रॉब्लम है और इसका समाधान हम मिल के करेंगे, और सिर्फ हम मिल के नहीं, उनका परिवार अगर उनका साथ देगा, तो कुछ क्षण तो ऑब्वियसली उन्हें ये बात समझने में लगती है। ये पूरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो होता है इनके लिए बहुत ही दुखद होता है। बट बहुत सारे पेशेंट्स कुछ समय के बाद दे कम बैक स्ट्रॉन्गर, एंड वो एक हिम्मत के साथ वापस आते हैं कि चलिए मैम अब ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जैसे डॉक्टर आपने बताया, एक बार न्यूज़ ब्रेक कर दिया, पेशेंट को पता चल गया, पेशेंट के साथ जो लोग आए हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो भी, तो आप उनको, जैसे जो केयर गिवर्स हो गए, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको पेशेंट के साथ जो अभी ब्रेस्ट कैंसर से रूबरू हुआ है जस्ट, उसको किस तरह से वो लोग हैंडल कर रहे हैं? झारखंड में ना या इंडिया में ही हमारे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है। दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विद वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर से। हमारे आसपास जो लोग हैं और जो हम अपने पेशेंट्स के भी, बेटा बेटी, बहू, हस्बैंड, दामाद, हर कोई खड़ा रहता है पेशेंट के बगल में। तो वो जो एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वही रहता है कि हाँ बस आप हो। जब पेशेंट को चाहिए, उन्हें पता है कि कोई है उनको संभालने के लिए, और पेशेंट को पेशेंट जैसा फील ना कराए। पेशेंट कुछ खाना चाहता है, बिल्कुल अलाउ कीजिए, मॉडरेशन में ही सही, बट अलाउ कीजिए। पेशेंट कहीं जाना चाहता है, उसको अलाउ कीजिए ना। पेशेंट आपके साथ मिल के हंसना चाहता है, जो भी आपके दिनचर्या में हेल्प करना चाहता है, उसको घर का काम करने। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी माताओं को हिलने नहीं देते हैं कि बस आप बेड पे रहो क्योंकि कैंसर डायग्नोस हो गया है। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली ये बोलती हूँ कि उनसे आप सारा काम करवाओ, लेट हर फील नॉर्मल, उनको बिल्कुल नॉर्मल फील होने दीजिए।
मुझे लगता है जितना नॉर्मल वो फील करेंगे शायद उतना बेहतर वो लड़ भी पाएंगे इस बिल्कुल चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो केयर गिवर्स को हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप हमेशा जैसे सपोर्ट करिए और डोंट लेट देम फील कि उनको कुछ बीमारी भी हुई है। जी तो बिल्कुल। शायद वो ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट उससे रख सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हमें बताया, तो हमें बताइए कि इसके उपचार के क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है? आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर में इतनी रिसर्च चल रही है कि ये एक कैंसर हो गया है जो सच में अगर कैंसर किसी को होना है तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द बेटर कैंसर्स टू हैव फ्रैंकली। बट सर्जरी सिर्फ एक विकल्प नहीं है। सर्जरी अगर अर्ली स्टेजेस में हम डायग्नोसिस कर ले तो बिल्कुल सर्जरी एक विकल्प है। कीमोथेरेपी, जिससे कि इंजेक्शन से कीमो दिया जाता है। आज के दिन कीमोथेरेपी भी बहुत अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हो गए हैं जिससे कि बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के। रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं, रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट कैंसर का ट्रीटमेंट है। इम्यूनोथेरेपी, आज के दिन इम्यूनोथेरेपी में इतना काम हो रहा है, इतने अच्छे इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स मिल गए हैं जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम से लड़ता है आपके कैंसर को कम करने के लिए। एंड हार्मोन थेरेपी, सो द लिस्ट इज़ एंडलेस। मतलब इतना काम हो रहा है और इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है। और अगर हम सर्जरी की बात करें मयूरी जी, 10 साल 15 साल पहले तक अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता था तो उनका स्तन निकाल दिया जाता था। बट आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी जिसे हम कहते हैं, जिससे कि हम ब्रेस्ट को बचा के, ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन करके, मतलब उनके ही शरीर के भाग से उसको रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाए ताकि ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत ही ना रहे। ये आज के दिन सर्जरी में इतना सुंदर एक बदलाव दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? कैंसर शुरुआती स्टेज में पता आइडेंटिफाई करना। सही बात है। तो डॉक्टर, जैसे आप एक्सप्लेन करें कि मेमोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो इनके अलावा भी कुछ विकल्प है जिससे हमें पता चल सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर शरीर में है? सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होगा वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगा, जो हमने ऑलरेडी बात की है। जी, सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में हमने डिटेल में बात की है। अगर कभी कोई गांठ मिले तो अपने स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर दिखाएं। ये बैठ के ना रहे कि हो सकता है ये कैंसर नहीं हो। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, मैमोग्राम की ज़रूरत है, वो ज़रूर करवाएं। और अगर आपके स्कैन के बेसिस पे आपके डॉक्टर को कभी भी लगता है कि इसको बायोप्सी की ज़रूरत है, आज के दिन बायोप्सी बहुत ही सेफ है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में। तो ये बायोप्सी होता क्या है? मयूरी जी, एक मिथ है लोगों में कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलता है। लोगों को कई बार ये लगता है, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स भी ये पूछते हैं, बट ये सही नहीं है। अच्छा। बायोप्सी करवानी ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बायोप्सी करेंगे तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कैंसर है या नहीं। और बायोप्सी क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग क्लिनिक में ही सिर्फ एक छोटा सा नीडल डाल के एक सैंपल निकाल लेते हैं टिश्यू का, और उसे टेस्ट के लिए भेजते हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी होती है। अगर उसमें कैंसर सेल्स दिखाई देता है तो वो कैंसर के लिए कंफर्मेटरी है। लेकिन अगर लोग बायोप्सी से ही डर जाएंगे तो कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में बायोप्सी बहुत ज़रूरी होती है। और फिर से मैं बताना चाहूँगी मयूरी जी कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता, ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता। तो इस मिथ को हम लोग एकदम दूर करें। और जैसे डॉक्टर आप बता रहे थे कि बहुत सारी थेरेपीज़ की आप बात कर रहे थे, जिसमें कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपीज़ है, तो क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक जनरली चलता है ट्रीटमेंट, तो एक इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को कि किस तरह से इससे डील किया जा सकता है? जी, तो कैंसर में जैसे आपने कहा मयूर जी, लंबा समय तक ट्रीटमेंट चलता है और खर्च काफ़ी होता है। मैं 2018 में झारखंड वापस आई थी गुड़गांव से, एंड उस समय झारखंड के पॉपुलेशन, काफ़ी लोग, हमारे जो पॉपुलेशन थे वो ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते थे। और बहुत अच्छी बात है कि उसी समय आयुष्मान भारत कार्ड, जो हमारे मुख्यमंत्री MMJ कार्ड जिसे हम कहते हैं हमारे प्रदेश में, वो लॉन्च हुआ था। और उसके तहत पूरा ट्रीटमेंट फ्री मिलता है पेशेंट को। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जो खर्च रहता है वो अलग, बट आगे चलते हुए जो सर्जरी होती है, जो कीमोथेरेपी होती है, जो रेडिएशन होती है, जो इम्यूनोथेरेपी होती है, सब कुछ उस कार्ड के तहत मुफ्त पेशेंट को मिलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक पहलू इसका हम लोग देखते हैं डॉक्टर, जिसे ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं,
तो इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या उपचार हो सकता है? सो ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो यंग लड़कियों में दिखाई देता है। सो यूजुअली 15 ईयर्स से 30 ईयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा दिखाई देता है। वो फाइब्रोएडिनोमा गांठ की तरह ही दिखता है, ठीक है, लेकिन फाइब्रोएडिनोमा का गांठ और कैंसर के गांठ में फर्क है। जैसे कि डॉक्टर आपने कहा आयुष्मान भारत के वजह से भी काफ़ी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मदद मिलती है, तो इसके अलावा भी कुछ विकल्प है जिससे हमें मदद मिल सकती है? जी, गंभीर बीमारी योजना है एक, जो सरकार की एक और योजना है जो कैंसर को भी उसमें इंक्लूड किए हुए है, तो काफ़ी हद तक उससे भी सपोर्ट मिल जाता है। और जो हमारे बाकी लोग हैं, जो बाकी पेशेंट्स हैं, मैं हर किसी को कहूँगी कि अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखें, क्योंकि आज के दिन हेल्थ इंश्योरेंस जितनी इम्यूनोथेरेपीज आ रही हैं खर्च उतना बढ़ते जा रहा है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से सारे इंश्योरेंस आपका ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट हमेशा कवर करते हैं। तो एक इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार के पास होना चाहिए। जी। तो डॉक्टर हम जानना चाहेंगे, जैसे स्तन पुनर्निर्माण सर्जरी, जैसे आपने बताया कि बॉडी पार्ट से ही उनको वो करा जाता है कि अभी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है जी। तो क्या इससे क्या लाभ होता है सर्जरी से? सर्जरी से लाभ ये होता है कि अगर आप जाने कि महिलाओं का जो बॉडी इमेज होती है, सेल्फ इमेज, जो वो बाहर कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी हद तक स्तन से भी रिलेटेड होता है। अगर आप उनका स्तन अगर निकाल दिया जाए तो सोशली वो काफ़ी हद तक ऑकवर्ड होती हैं, बाहर जाना, काफ़ी ऐसी पेशेंट्स हैं जो बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। एक जो बॉडी इमेज की हम बात करें तो वो अगर हम रिकन्स्ट्रक्शन कर सके तो महिलाएं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जा सकती हैं। जी। और अभी हाल फिलहाल में हमारी एक पेशेंट थी जिनका हमने रिकन्स्ट्रक्शन किया, उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, उन्होंने सब कुछ सारा ट्रीटमेंट ख़त्म किया, 2 साल के बाद उनको एक बच्चा भी, बहुत ब्यूटीफुल किड भी हो गया है। तो लाइफ इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ब्रेस्ट कैंसर के बाद बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लोग जी रहे हैं। तो लेकिन जहाँ डॉक्टर हम लोग बात करते हैं सर्जरी की, मान लीजिए एक बार सर्जरी हो गया तो क्या ये स्तन कैंसर दोबारा लौट के आ सकता है? शुरुआती जो हमने की थी मेरी जी कि कैंसर हुआ क्यों, हमें आज तक बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं कि क्यों हुआ। जब एक बार हुआ है दोबारा होने के चांसेस हैं, होते हैं बिल्कुल, लेकिन ट्रीटमेंट देने का मूल यही है कि हम पेशेंट को वापस आने की संभावना कम से कम कर दें, कैंसर फ्री करने की कोशिश। जी, कैंसर फ्री हम बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को फॉलोअप में रहना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी लक्षण वापस दिखे तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो मतलब ये ज़रूरी है कि अगर यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, वो सर्जरी से वो ठीक भी हो जाते हैं या अन्य विकल्पों से भी ठीक हो जाते हैं, तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एक रखना चाहिए, हमेशा अपने लाइफस्टाइल का वो एक पार्ट बनाना, लाइफस्टाइल, और इनफैक्ट लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। एक और महत्वपूर्ण पहलू स्तन से जुड़ा हुआ है, अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग से, जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल के जो बॉटल फीड्स आते हैं वो बच्चों के लिए ठीक है, माँ का दूध ही इतना ज़रूरी नहीं है, इतना कारगर नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, ये एक नवजात शिशु के लिए और साथ ही साथ उस माँ के लिए कितना ज़रूरी होता है? मयूरी जी, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लाइफ के 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे हम कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के आगे की ज़िंदगी के लिए भी। एलर्जीज़ जो हम रोज़ देखते हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो सकता है ना। अब माँ को क्या फ़ायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये पाया गया है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है कम से कम साल भर तक अगर उन्होंने अपना दूध पिलाया अपने बच्चे को तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, स्पेशली जब नवजात शिशु इससे जुड़ा हुआ हो। तो डॉक्टर हम जानना चाहते हैं कि जैसे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कोई गोल्डन पीरियड भी होता है ब्रेस्ट फीडिंग का? कोलेस्ट्रॉल होता है जो एकदम इनिशियल दूध जो होता है जो माँ के स्तन से निकलता है, जिसे गोल्डन कलर का कहते हैं, वो यूजुअली हमारे सोसाइटी में वो ज़रूरी है कि हम बच्चे को पिलाएं, उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है।
अच्छा। और जो गोल्डन पीरियड की हम बात कर रहे थे, जो 6 मंथ्स का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वो है गोल्डन पीरियड। माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक अपने स्तन का दूध ज़रूर पिलाना ज़रूर चाहिए। पिलाना चाहिए। तो डॉक्टर, जैसे में जो महिलाएं जो स्तनपान करा रही हो और उस दौरान यदि महिला को स्तन में दर्द की अनुभूति हो या फिर सूजन महसूस हो या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? जब दूध पिलाते हैं माँ को स्तन से, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को जब स्तन से दूध पिला रहे हैं तो एक तरफ के स्तन से पिलाने के बाद ही दूसरे स्तन से पिलाया जाए, क्योंकि अगर दूध जमा हो जाता है स्तन में तो उसमें गांठ बनने की क्षमता रहती है, और वो गांठ में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे ब्रेस्ट एब्सेस के बारे एब्सेस में, के बारे तो में। वो जो लालिमा आती है या जो दर्द होता है, वो जब ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है तभी ये आता है। और अगर ब्रेस्ट का एब्सेस या दर्द शुरू हो रहा है तो उसे देर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर एब्सेस बन जाए तो फिर उसे चीरा लगा के ही, ऑपरेशन करके ही उसको क्लीन कर जी सकते उसको हैं। क्लीन। ओके ओके। और अगर शुरुआती स्टेज में ये पता चल जाए तो दवाइयों से भी ठीक हो हो सकता है। ओह! तो मेडिकल साइंस जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ नया खोज रहा है, तो ऐसे में एक पहलू ये भी है कि रोबोटिक ब्रेस्ट सर्जरी भी इसका एक अभिन्न बन चुका है। तो इसके बारे में ये कितना कारगर है, आप क्या कहेंगे? रोबोटिक ब्रेस्ट सर्जरी आज के दिन ये एडवांसमेंट ब्रेस्ट सर्जरीज में हो रही है। लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इंटरनेशनली रोबोटिक सर्जरीज में, लेकिन ये बताना चाहूँगी कि रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ रोबोटिक आर्म्स, जो रोबोट के हाथ होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन काम कंसोल के पीछे सर्जन ही करता है। दिमाग डॉक्टर का दिमाग भी डॉक्टर का होता है, काम भी डॉक्टर का ही होता है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है और ये एडवांसमेंट अभी एडवांसमेंट हो रही है। ओके ओके। डॉक्टर, जब इतनी तकनीकी चीज़ें आज अवेलेबल है इन ऑर्डर टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट पेशेंट कैसे रख सकता है टू डील विद द डिसीज? कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट घबरा जाता है, और सही भी है, क्योंकि 10 साल पहले तक जो कैंसर था और आज के दिन जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो डरना स्वाभाविक है, ह्यूमन है, हम सब ह्यूमन हैं, और एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता है वो होना स्वाभाविक है, लेकिन माइंडसेट ये रहनी होगी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलें, सिर्फ पेशेंट ही नहीं, उसका परिवार भी, तो हमने खुद देखा अपने चारों तरफ जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट ये ठान लेता है ना कि मुझे ठीक होना है, वो बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट निकलता है। और जो पेशेंट एकदम घबरा के हर एक चीज़ के लिए परेशान रहता है, वो थोड़े परेशान ही रहते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि जो थोड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं पेशेंट्स, वो जल्दी बेहतर हो सकते हैं। तो अपनी शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे हम लोग विल पावर कहते हैं, वो स्ट्रांग रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर, जैसे हम लोग नवजात शिशु और माँ का बात कर रहे थे, तो हमें जानना है कि जैसे कभी दूध नहीं पी रहा है नवजात शिशु अगर, तो ऐसे में हर कोई आके एक फीडिंग मदर को एक्सपर्ट बनकर सलाह देने लगते हैं, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो सही तरीके से स्तनपान, जैसे आपने बताया, तो कि एक स्तन से दूध जब ख़त्म हो तभी आप दूसरे स्तन से, तो इसके अलावा भी और कोई ऐसे लक्षण या चीज़ें हैं जिसको हमें खास ध्यान रखना है नवजात शिशु के लिए? नवजात शिशु के लिए इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि दूध पिलाना ज़रूरी है। 6 महीने तक लाइफ के सिर्फ माँ का दूध पिए तो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज़ है, अगर बच्चा 2 साल का हो गया है, जो बाहर से अगर खान पीन कर रहा है, तो उनके मुंह में भी कई बार इन्फेक्शंस होते हैं जो माँ के स्तन में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो निप्पल को दूध पिलाने के बाद एंड दूध पिलाने के पहले निप्पल को अगर कॉटन कपड़े से साफ़ किया जाए तो वो इन्फेक्शन होने से, जो हम लालिमा की बात कर रहे थे, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो हाइजीन यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, ओवरऑल ब्रेस्ट संबंधी समस्याओं के अवेयरनेस को आप किस तरह से देखते हैं, स्पेशली हमारे देश में? हमारे देश में क्योंकि अब ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम हो गया है, सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर है। और मुझे अपने झारखंड में ये लगता है मयूरी जी कि जब मैं आई थी 8 साल पहले, बहुत ही कम लोगों को जागरूकता थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, NGOs ने, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कैंसर के अवेयरनेस के बारे में खूब सारी बातें कर रहे हैं, और शायद इसी की वजह से आज के दिन हमारी महिलाओं को पता है। छोटा सा गांठ भी होता है तो बहुत खुशी होती है कि अभी हाल फिलहाल में हमने जो एक
65 ईयर्स ओल्ड लेडी को ट्रीट किया। वो 1.5 सेंटीमीटर का गांठ लेके आई थी। उस स्तन में वो 1.5 सेंटीमीटर का गांठ को पता करके डॉक्टर के पास आना, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है। क्योंकि जब मेरे पास मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैं कुछ समय उनके साथ समझने के लिए समय देती हूँ कि गांठ इतना बड़ा हो गया है, आप इतना लेट क्यों आए। तो हमेशा यही एक जवाब मुझे मिलता था कि मैडम पता ही नहीं था कि कैंसर हो सकता है। और अब जो बदलाव देख रही हूँ कि वो 1 सेंटीमीटर का गांठ को भी वो लेके आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब जागरूकता फैल रही है। एंड ये जो आप और हम मिलके कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। ये तो हम महिलाओं के बारे में बात कर लिए डॉक्टर। एक शायद इसमें एक नया पहलू भी है जिसके बारे में शायद उतनी जागरूकता आज तक नहीं हुई है, जिसके बारे में हमको लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और वो एस्पेक्ट है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर। क्या ये भी एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल, मेल्स भी मैमल्स हैं और मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये बहुत आम नहीं है, लेकिन ये बात पुरुषों को पता भी नहीं है। जी। सो काफ़ी बार जब पुरुष आते हैं हमारे पास गांठ लेके, चेस्ट में गांठ लेके, तो यूजुअली, और अगर वो कैंसर होता है तो यूजुअली वो एडवांस स्टेजेस में आते हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि पुरुषों को भी कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो वही उसी प्रकार से होता है कि स्तन में गांठ होता है। और अगर स्तन में गांठ है और वो गांठ बड़ा हो रहा है तो उसे अनदेखा नहीं करना है। ज़्यादातर पुरुष यूजुअली स्टेज 3 में ही आते हैं। सो ट्रीटमेंट भी लगभग सिमिलर ट्रीटमेंट ही अवेलेबल है पुरुषों के लिए भी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो दैट इज़ ओनली फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है। पुरुषों में भी ये बीमारी हो सकती है, इसलिए पुरुषों को भी इस चीज़ को लेकर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और रफ्तार न्यूज़ के इस विशेष पेशकश स्वास्थ्य की बात के साथ हम लोग शायद पुरुषों तक भी पहुँचे कि उन लोग को भी ये बताए कि हाँ, मेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा कंसेप्ट, जैसी बीमारी आज है दुनिया में, तो इससे पुरुषों को भी जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नम्रता ने हमें आज काफ़ी सरल तरीके से स्तन कैंसर के पहलुओं को समझाया है। आशा है इस वजह से हमें स्तन कैंसर जैसी बीमारी को पहचानने से लड़ने तक का काफ़ी ताकत मिलेगी। तो यह बात तय रही कि जहां हम जोर दे रहे हैं एजुकेशन इन वुमेन पर, वहां साथ ही में हमें जोर देना होगा हेल्थ इन वुमेन पर भी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो भ्रम और भ्रांति से अपने आप को दूर रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और साथ ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे इस कार्यक्रम से हम आपको जागरूक और सतर्क करने में सफल रहे, और इसी के साथ साथ आप सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ, इस इरादे के साथ कि जल्द ही हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य की बात में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।